हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन लाइन सॉल्यूशन में। आज का जो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, तो इस वीडियो में आप लोग आखिर तक ज़रूर से बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस के भाई यानी कि वाइट फंगस के बारे में। वाइट फंगस क्या है, कैसे फैल रहा है, क्यों अभी एकाएक हाईलाइट हुआ और किन किन लोगों को ज़्यादा इससे खतरा है, साथ ही साथ कौन कौन से जो बॉडी पार्ट है जो हाई रिस्क पे हैं, और साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट और बचाव के क्या क्या तरीके, कौन कौन सी जांचें हैं जो इसमें हमें करानी है, और इसमें क्या क्या हमको सावधानी यानी प्रिकॉशंस रखने हैं अगर हमें अभी तक इससे कोई भी खतरा नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर से बने रहिएगा। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वाइट फंगल इन्फेक्शन आखिर है क्या। जैसे कि ब्लैक फंगस को हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, वैसे ही वाइट फंगस का साइंटिफिक नेम जो है वो कैंडिडियासिस है, यानी कि कैंडिडा नामक जो फंगस है उसकी वजह से ये रोग फैल रहा है। और अगर आईसीएमआर की माने तो ये रोग ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से भी कहीं गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन वो लोग हैं जो हाई रिस्क पर हैं इस वाइट फंगल इन्फेक्शन से। तो उनकी लिस्ट जो शुरू होती है उसके अंदर सबसे पहले वो लोग आते हैं जो अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पे जितने भी कोविड पेशेंट्स चल रहे हैं वो लोग इसमें सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं। क्योंकि जब भी शुरुआत में कोई जिसको ऑक्सीजन मास्क पहनाया जाता है उसके टाइम तक तो सब कुछ ठीक रहता है। जब बाद में जो दूसरा ऑक्सीजन मास्क, जब किसी दूसरे पेशेंट को वही ऑक्सीजन मास्क पहनाया जाता है तो उस वक्त हाइजीन में उस ऑक्सीजन मास्क के, ऑक्सीजन जो मास्क होता है उस मास्क में, और जो उसकी जो पाइपलाइन जाती है जो आपको ऑक्सीजन सपोर्ट करती है, यानी कि जो ट्रैक होता है, जो ऑक्सीजन ट्रैक होता है, उसमें जो हाइजीन का है कम ध्यान रखा जाता है। तो इस वजह से वो लोग ज़्यादा भी हाई रिस्क पर हैं। इसके अलावा बात कर लें तो वो लोग ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं जो अभी कैंसर थेरेपी करा के या कैंसर थेरेपी करा रहे हैं, या जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या जिनका किसी भी तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या जो अभी हाल फिलहाल में किसी भी वजह से एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, या जो इम्यूनो सप्रेस्ड यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हो किसी भी वजह से रहा हो, चाहे वो इसके अलावा बात करें तो किसी भी तरह की बीमारी रही हो, या जो आईसीयू में एडमिट रहे हो, या जो वेंटिलेटर पे रहे हो, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहे हो, उन सभी लोगों को इससे सतर्क रहने की खास तौर पर ज़्यादा आवश्यकता है। तो अब बात कर लेते हैं उन बॉडी पार्ट्स के बारे में जो इस वाइट फंगल इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं। तो उनकी लिस्ट के अंदर सबसे पहला जो है बॉडी पार्ट वो है लंग्स, क्योंकि ये लंग्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये भी एक तरह की रेस्पिरेटरी बीमारी ही है, तो इसमें लंग्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने के चांसेस हैं। इसके अलावा साथ ही साथ इसमें किडनी हो गई, आपका स्किन हो गया, आपके मुंह के अंदर का यानी कि मुंह के अंदरूनी भाग हो गया, आपके नाखून हो गए, आपके इंटेस्टाइनल एरिया हो गया, यानी कि आपकी आंतें हैं उनको भी ये रिस्क पर रखे हुए। इसके अलावा आपकी किडनी हो गई, आमाशय हो गई, आपके ब्रेन को भी इस फंगल इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा खतरा है, और साथ ही साथ ये आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। अब बात कर ले अगर इसके लक्षणों के बारे में, तो इसके अंदर जो लक्षण है वो है सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तेज़ बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ होना, इसके अलावा आपको स्वाद और टेस्ट में भी तकलीफ हो सकती है। ये सब इसके लक्षणों के अंदर आ रहे हैं। अगर आईसीएमआर की माने तो इसके लक्षण भी वही हैं जो कोविड के लक्षण देखने को नज़र आ रहे थे। तो अब मैं आपको बता दूं कि जिन भी लोगों को अभी तक इस वाइट फंगल इन्फेक्शन का संक्रमण हो चुका है उनको किस वजह से हुआ है। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिन जिन लोगों को बाद में जब ऑक्सीजन मास्क लगाया गया, तो जो ऑक्सीजन मास्क है और जो ऑक्सीजन पाइप है उसमें जब इन लोगों ने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, तो उस वजह से जब ये वाइट फंगल इन्फेक्शन के जो बीजाणु हैं, उस कवक के जो बीजाणु हैं उसके थ्रू उनके लंग्स तक पहुंच गए और उससे उनको इन्फेक्टेड हो गए। उसके अलावा जब ऑक्सीजन किसी भी पेशेंट को दी जाती है तो उस ऑक्सीजन को देने से पहले उसमें डिस्टिल वाटर का यूज़ किया जाता है। उस ऑक्सीजन के अंदर डिस्टिल वाटर को मिक्स किया जाता है कुछ प्रोपोर्शन के अंदर। तो उसके जगह पे, डिस्टिल वाटर की जगह पे, इन लोगों ने हॉस्पिटल में जो लापरवाही हुई है वो टैप वाटर उन लोगों ने यूज़ करा है वहाँ पर, या फिर टैप वाटर यूज़ करने से हम कहें कि टैप वाटर उस डिस्टिल वाटर की जगह पे यूज़ करने से भी लोगों को इसका इन्फेक्शन हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए ज़्यादा खास तौर पे ध्यान रखना है जिन लोगों को अभी कोविड से लड़ रहे हैं, यानी कि जिन लोगों को ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो जो ऑक्सीजन ट्रैक्स है और जो ऑक्सीजन मास्क है उसको प्रॉपर तरीके से उसको हाइजीन को मेंटेन करना है। साथ ही साथ जो लोग अभी ऑक्सीजन पे हैं उनके जो ऑक्सीजन के अंदर जो डिस्टिल वाटर मिलाया जाता है उसको डिस्टिल वाटर को ही मिलाना है ऑक्सीजन के साथ।
ऑक्सीजन जिन लोगों को चढ़ रहा है उसमें डिस्टिल वाटर की जगह टैप वाटर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने घरों में, जो सामान्य लोग हैं वो अपने घरों में जितना ज़्यादा हो सकता है हाइजीन को मेंटेन करें। अगर बरसात की वजह से, जैसे कि अभी बरसात आना शुरू भी हो गई है लगभग कई जगहों पर, तो जितनी भी दीवारों में नमी है या सीलन है वहाँ पे जितनी भी जगह फंगस उग जाती है उसको प्रॉपर तरीके से हाथों को ग्लव्स वगैरह पहन करके उसको साफ़ करें। मुंह पे मास्क लगा करके, जो मास्क तो एकदम कंपलसरी ही कर ले क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू आपके लंग्स में ये जा सकते हैं। इसके जो बैक्टीरिया हैं यानी कि जो ये फंगस है आपके लंग्स को जा करके इफेक्ट कर सकती है। तो मास्क तो एकदम कंपलसरी आपका ड्रेस कोड हो जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको जैसे ही कोई भी कोविड के सिम्टम्स नज़र आए, RT-PCR कराने के बाद अगर RT-PCR नेगेटिव आती है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको आपके बलगम की जांच करानी है या फिर CT स्कैन कराना है। KOH टेस्ट यानी कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट है, जैसा कि मैंने ब्लैक फंगस की वीडियो में भी बताया था कि एक फंगल इन्फेक्शन टेस्ट है जो कि बेसिकली डॉक्टर सबसे पहले इसी को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये भी आप करा सकते हैं। और इसके अलावा आप डॉक्टर के जैसे ही कोई आपको लक्षण नज़र आता है तो आप डॉक्टर से सबसे पहले तो एंटी फंगल इन्फेक्शन जो टैबलेट्स हैं अगर डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करता है तो उनको ज़रूर से लें। इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें क्योंकि अगर ICMR की माने तो ये ब्लैक फंगस से भी कहीं गुना ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। और अगर डॉक्टर आपको एम्फोटेरिक बी इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करता है जो कि बेसिकली एक एंटी फंगल इंजेक्शन है, तो अगर आपको वो प्रिस्क्राइब्ड अगर डॉक्टर कर रहा है तो प्लीज़ से उसको भी लें। एक सेइंग है, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आइए अब उन प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं जो हमको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है, जिसमें सबसे पहला तो प्रिकॉशन वही है कि आपको मास्क लगा के रखना है। कंपलसरी है मास्क तो, क्योंकि एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू आपके लंग्स को इन्फेक्ट करती है, चाहे ये प्रॉब्लम हो वाइट फंगल इन्फेक्शन चाहे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो। दूसरा ये है कि जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं या जो स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को इस तरह की गलत आदतों को तुरंत प्रभाव से बंद कर देना है। साथ ही साथ उन सब लोगों से दूर रहिए जिन लोगों को कोविड के सिम्टम्स हैं या कोविड पॉजिटिव हैं, और साथ ही साथ जिन लोगों को ये ब्लैक या वाइट फंगस का इन्फेक्शन है उन लोगों से जितना ज़्यादा हो सके फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए ताकि ये आप लोगों को इफेक्ट ना कर पाए। साथ ही साथ आप लोगों को विटामिन D3 यानी कि जो सूरज की रोशनी से आप लोगों को ईजिली मिल सकता है वो लेना है। विटामिन B1, B6 और साथ ही साथ विटामिन C जो आपके इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू यूज़ करना है। और इसमें आप लोगों को प्राणायाम वगैरह तो डेली रूप से करना है। साथ ही साथ 10-15 मिनट की मॉर्निंग वॉक आप सूरज की रोशनी में कर लें तो दो ही काम आपके एक साथ हो जाएंगे, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको विटामिन D3 का रिसोर्स भी मिल जाएगा नेचुरल तरीके से। यानी कि इस प्रॉब्लम में आपको मल्टीविटामिन्स बचा सकते हैं, आपका डेली शेड्यूल बचा सकता है। यानी कि एकदम पॉजिटिव रहें, प्रॉपर नींद लें और गर्म पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करता है तो ही किसी भी तरह के इम्यूनो सप्रेशन स्टेरॉयड मेडिसिन का यूज़ करें, अदरवाइज़ इम्यूनिटी बढ़ाने की किसी भी तरह के स्टेरॉइड्स वगैरह का यूज़ बिल्कुल ना करें। एंटी फंगल दवाइयों का भी यूज़ जब भी करें जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, पहले जांच कराएं और फिर ही यूज़ करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आने वाले वक्त में भी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।